अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने जो डेटा मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था एपिडेमियोलॉजी से, उसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस चीज़ को हम आज देखेंगे। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी को अगर हम ज़रा और से समझे तो सेंटर का मतलब यहाँ पे आपको पता है कि सेंटर बीच की चीज को कहते हैं और टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव या रिप्रेजेंटेशन या कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि दीज आर द वैल्यू दे रिप्रेजेंट द सेंटर और एवरेज ऑफ अ डेटा सेट। यानी लास्ट टाइम जिस तरह हमने बात की थी डेटा वगैरह के बारे में, ठीक है, तो आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसका जो एवरेज आता है, बेसिकली उस एवरेज को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। यानी बीच की जो वैल्यू होती है या जो उसका एक एवरेज होता है, ठीक है, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि दे हेल्प टू समराइज द डेटा विद अ सिंगल वैल्यू। एक बहुत बड़ी वैल्यू को आप क्या करते हैं, एक ही वैल्यू में एवरेज करके समराइज करते हैं। ठीक है, तो ये वो वैल्यू होती हैं जो डेटा का सेंटर या एवरेज बताती हैं आपको। यही आपको बताया भाई कि फिर ये जो सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मीन है, मोड है, मीडियन है और परसेंटाइल है। तो ये 3-4 तरीके होते हैं जिसके लिए हम ये यूज करते हैं। पहला तरीका है मीन। मीन में आपको जो बताया जा रहा है, या अगर हम इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि मीन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट, मतलब ये सबसे आसान तरीका है और इसको जो है दूसरा नाम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, हाईलाइट करना। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन जो है इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज in a group divided by the total number of observation values in that group। मतलब आप क्या करेंगे, आप जो है मीन कैसे निकालेंगे कि जितना आपके पास नंबर होंगे उन सबको सम अप करेंगे। ये देख रहे हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सबको अब वैल्यू जो है ना सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर है उनसे उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मीन का बताया गया है। मीन जो है एवरेज है, औसत जिसको हम आम जबान में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला स्टेप, एड अप ऑल द वैल्यूज, फाइंड द टोटल। आपने सारी वैल्यूज को ऐड करना है, 2 2 3 5 5 7 11, ये 7 नंबर है। ठीक है, 7 को जब आप टोटल को ऐड करोगे, मतलब इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। अब ये 35 को आपने इन नंबर से डिवाइड करने हैं, टोटल नंबर से डिवाइड करने हैं। तो टोटल नंबर कितने थे, 7, तो 35 डिवाइड बाई 7 क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आपके इन नंबर्स का जो मीन है, जो एवरेज है, वो कितना हुआ, वो हुआ 5। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है मीन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग CGPA निकालते हैं ना, यानी आपका एवरेज GPA कितना है। आपने 8 सेमेस्टर पढ़े और 8 सेमेस्टर में आपने जो है वो किसी में 3.2, किसी में 3.5, किसी में 4, किसी में अलग अलग तरीके से जो है आपने GPA किया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं अगर इसका मीन निकालूं यानी एवरेज निकालूं तो मेरा एवरेज GPA क्या आएगी। तो आप सब अपने जो है जितने सेमेस्टर के आपकी GPA है उस सबको ऐड करोगे और जितने सेमेस्टर आपके 5 6 7 8 उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास मीन आ जाएगा। अच्छा, दूसरा है आपके पास मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन विच इज सम टाइम एब्रिवेटेड इज MD और MDN, मतलब इसको हम MD या MDN भी कहते हैं और ये मिडिल स्कोर होता है। मिडिल स्कोर यानी जो बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है फॉर इंटरवल रेशियो डेटा द मीडियन डिवाइडेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इन हाफ, यानी इससे जो आपके वैल्यूज है वो हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। देखिए ये आपके मीडियन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है ना, तो टोटल 7 नंबर है। 7 में आप देखते हो तो इसके बीच में एक वैल्यू है, यानी ये तो बीच का नंबर हो गया। 3 इसके एक साइड पे आ गए और 3 इसके दूसरे साइड पे आ गए। ठीक है, इस तरह के नंबर को मालूम करते हैं, जो बीच का नंबर होता है ना, बीच का, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मीडियन, यानी बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसमें यह है कि द मीडियन ऑफ द मिडिल वैल्यू, इफ देयर आर टू वैल्यूज इन द मिडिल, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। और अगर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल
ये 6-7 नंबर थे ना, अगर ये 8 हुए तो 8 में से फिर आपने मीडियन कैसे निकालना है, यानी कि अगर ये ऐसे नंबर है कि जिसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई मीडियन कौन सा है, यानी वो 2 नंबर आ रहे हैं ना बीच में, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे आप समझो कि ये 8 नंबर है और ये 5 और 5 जो है ये बीच में आ रहे हैं, तो इसके इस साइड पे भी 3 है और इस साइड पे भी 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अब इसमें से मैं कौन सा मीडियन लूं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको जो है वो कर सकते हैं डिवाइड। तो मीडियन जो है वो मतलब अगर सीधा सीधा ऑड नंबर है, ठीक है, तो फिर उसमें से तो आप बीच वाला ही नंबर लेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, तो फिर आप उसमें से बीच के 2 नंबर्स को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, मोड क्या है, मोड विच इज एब्रिवेटेड इज एमओ, इसको हम एमओ लिखते हैं। इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग कैटेगरी और वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग, कोई भी नंबर जो बार बार रिपीट होती हो उसको हम कहेंगे मोड, ठीक है। जैसे ये जो है मोड, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो बार बार रिपीट होती है। काउंट हाउ मेनी वैल्यू ऑफ ईच अपीयर्स, ठीक है, मतलब कितनी वैल्यू अपीयर होती है, ठीक है। यू कैन हैव मोर देन वन मोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप एक से ज्यादा मोड भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 2 3 3 एक है, 5 दो है, 7 एक है, 11 एक है, तो 2 और 5 चूंकि 2 दफा आए हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास मोड क्या आए, 2 और 5 आए, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल 2 2 होते और 5 3 होते, तो फिर मोड सिर्फ 5 होता। समझ आ रही ना बात। तो जो नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे मोड, ठीक है। दैट इज द वैल्यू अराउंड विच द ऑब्जर्वेशन टेंड टू बी मोस्ट हैवीली कंसंट्रेटेड, यानी इसके इर्द गिर्द ही पूरा जो है वो डेटा घूम रहा होता है। अच्छा, इसी तरह नंबर 4 है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है, वैल्यू बिलो विच गिवन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड अ परसेंटाइल और परसेंटाइल और परसेंटाइल, ठीक है। मतलब परसेंटाइल क्या होता है, अगर हम इसको देखें कि किसी वैल्यू के नीचे कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन, सही है। मतलब क्लास में जैसे 100 बच्चे हैं और अगर आप समझो कि अली अली उसमें से एक बच्चा है जिसका परसेंटाइल है 80, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि उसके बाद भी 80 स्टूडेंट उसमें उस क्लास में है, ठीक है। तो अली का नंबर उस हिसाब से कितना हुआ, 20वां, ठीक है। तो इसीलिए उसका परसेंटाइल ये कि मतलब इसके नीचे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इस चीज को हम परसेंटाइल कहते हैं। इस द मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिफ्थ परसेंटाइल। मीडियन जो है, मीडियन उसको फिफ्थ परसेंटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो है ना वो मतलब बीच में आने वाला हिस्सा है और ये उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, एक डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू हाफ, इसीलिए इसको जो है वो मीडियन वो कहते हैं, परसेंटाइल कहते हैं, फिफ्थ परसेंटाइल, ठीक है। 50th, सॉरी 50th परसेंटाइल, क्योंकि ये 50% में डिवाइड करते हैं ना। अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, यानी कि क्वार्टर जो होते हैं उसी तरीके से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। एक चीज के आपने 4 हिस्से बनाए फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसका एक हिस्सा लिया तो ये उसका 25th परसेंटाइल हो गया। आपने उसके 3 हिस्से लिए हैं तो 75th परसेंटाइल हो गया, ठीक है। तो परसेंटाइल मतलब उसके हिस्से आप कह सकते हो। अच्छा, ये आपको वही चीजें बताई गई है। मोड की तो हमने बात की, रेंज का यहाँ पे बताया हुआ है। रेंज का मतलब क्या है, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। एक वैल्यू या डेटा जो आपने लिया है उसमें से जो है कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, उन दोनों के बीच में जो है ना वो रेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है 2 और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 11, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू को यानी अपर क्वार्टाइल जो है, बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं, ठीक है, उससे माइनस करेंगे लोअर क्वार्टाइल को यानी सबसे छोटी वैल्यू को, ठीक है। तो 11 माइनस 2 क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब कि आपका रेंज जो है वो 9 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम रेंज मालूम करते हैं। अच्छा, आगे अगर हम जाएं तो आगे आपको बताया गया है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, के मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, तो द डेविएशन ऑफ वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एवरेज इज नोन एज वेरिएशन और डिस्पर्शन।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या ये आपको बेसिकली डिस्पर्जन बताती है। डिस्पर्जन मतलब कि डेटा एवरेज से जो आपका एवरेज होगा या जो आपका मीन होगा उससे कितना दूर है या कितना डेटा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी बेसिकली बताता है। वेरिएबिलिटी का मतलब ये कि डेटा कितना स्प्रेड है ना, तो वो हमें बताता है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि हमारे पास कुछ नंबर है 40, 50, 60, 70 और 80। तो आपका हाईएस्ट मतलब पहले आप रेंज निकालेंगे, हाईएस्ट आपका 80 हो गया, लोवेस्ट आपका 40 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है आप वो निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करें तो वेरिएबिलिटी में आप समझो कि जैसे दो स्टूडेंट्स है ना क्लास में, तो ये हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल इसलिए ले लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ आए, ठीक है। दोनों के एवरेज जो मार्क्स है वो है 70, ठीक है। लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए फॉर एग्जांपल, एक में उसके नंबर आए 69, एक में आए 70 और एक में आए 71। तो अब इसका एवरेज क्या होगा? 70, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है, उसके मार्क्स एक में है 30, एक में है 70 और एक में है 110 या 100, ठीक है। चलो 110 लो, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालोगे तो भी तकरीबन 20 की वैल्यू 70 आएगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, दोनों का एवरेज जो है वो 70 है, लेकिन दोनों में फर्क है कि एक के नंबर 70 के आसपास है और दूसरे के नंबर 70 से बहुत दूर है। तो दोनों का एवरेज 70 है, लेकिन फर्क है, इधर उधर है, ठीक है। इस फर्क को ही हम क्या कहते हैं? वेरिएबिलिटी कहते हैं। यानी आप एवरेज से कितना दूर है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द डिग्री ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड बाय द मेजर्स ऑफ वेरिएशन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी जब आप वेराइटी को, वेरिएशन को मेजर करोगे या फिर उसके स्प्रेड को मेजर करोगे तो आपके पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आप उससे वेरिएबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। वेरिएबिलिटी शो हाउ स्प्रेड आउट डिफरेंट और डिफरेंट द डेटा इज फ्रॉम द एवरेज। यानी आप मीन से कितना वो है, जैसे मैंने आपको दो स्टूडेंट के एग्जांपल दिए, ठीक है। अब इसको मालूम कैसे करेंगे? रेंज का मैंने आपको पीछे बता दिया कि रेंज को आप इस तरीके से मालूम कर सकते हो। अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल, यानी हाईएस्ट वैल्यू से आप लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करोगे, जो आपके पास मतलब रिजल्ट आएगा वो आपका रेंज है, ठीक है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल की अगर बात करें तो इंटर क्वार्टाइल क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल एंड हेंस कवर द मिडिल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द ग्रुप, ठीक है। मतलब ये भी वही चीज है जैसे रेंज है, लेकिन ये इंटर क्वार्टाइल है, यानी ये बीच की वैल्यू को देखता है, ठीक है। बीच का जो 50% होता है ना, ये उसी डेटा को देखते हैं। और आउटलायर जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे, यानी ऐसी वैल्यू जो बहुत दूर होती है, यानी 30, 31, 32, 33, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 90। तो ये 90 जो है वो 30 से बहुत दूर है, तो ये आउटलायर कहलाती है, ठीक है। तो आउटलायर को ये बीच में नहीं लाती, ये सिर्फ बीच बीच की जो वैल्यू है ये उसको काउंट करती है। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है IQR, ठीक है, ये सिर्फ आपके मतलब लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को दे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो बीच वाला डेटा देखा जाता है। जैसे आपका जो Q1 है, यानी जो लोअर क्वार्टाइल है वो आपका 25 है, और जो आपका हायर क्वार्टाइल है या अपर क्वार्टाइल है वो 65 है। तो आप 65 माइनस 25 करोगे, रिजल्ट आएगा 40। तो 40 मतलब ये बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं ना, एंड पे जो वैल्यू होते हैं वो इसमें नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? शो हाउ फार वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन। इसमें हम ये देखते हैं कि मीन से, एवरेज से वैल्यूज कितने दूर है या कितने डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मतलब आप ये समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर वैल्यू जो आपकी है ना वो मीन से कितनी दूर है उसके बारे में आपको बता दें। एग्जाम्पल के तौर पर 49, 50, 51, तो इसका मीन क्या है? इसका मीन है 50। अब 49 भी 50 के आसपास है और 51 भी 50 के आसपास है, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज मीन के आसपास होती है उतना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लो होता है। समझ आ रही है बात? यानी 50, 49, 50 और 51, तो 50 मीन हो गया,
49 और 51 भी 50 के आसपास है, तो इसका मतलब कि आपका जो SD है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो लो है। द वर्ड स्टैंडर्ड हेयर मींस एवरेज, यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब एवरेज है और डिविएशन का मतलब होता है झुकाव या फैलाव या किसी चीज का थोड़ा सा अलग होना, ठीक है। इट इंडिकेट द मेजरमेंट ऑफ हाउ द वैल्यूज आर स्प्रेड आउट एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। इसकी यानी कि वैल्यूज कितनी फैली हुई है और इस मीन से इसका जो है वो डिस्टेंस कितना है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है ज्यादातर इंटरवल और रेशो का डेटा जो है मतलब वो देखा जाता है, सही है। इसमें दूसरे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे एक वैल्यू है 10, एक है 50 और एक है 90, ठीक है। तो इसमें देखो फिर भी बीच में 50 ही आएगा, यानी 50 आएगा, लेकिन दोनों साइड पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें चूंकि डिफरेंस ज्यादा है, देखेंगे तो नेक्स्ट जो है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें आप देखो तो लिखा हुआ है, इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैविंग अ सेट ऑफ वैल्यूज इन द मिडिल और अ पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें जो है मतलब कहने का ये है कि जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसा डेटा है या डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज, जिसमें आप देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा वैल्यूज जो है वो बीच में होती है। दोनों साइड पर जो है ना वैल्यूज का बराबर, वैल्यू जो है ना वो बराबर कम होती जाती है। जैसे ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूज होंगी और दोनों साइड पे ये वैल्यू जैसे बराबर कम होती जाती है, और इसकी जो शेप होती है ना वो बेल जैसे, जैसे घंटी नहीं होती उसी तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेल शेप कहते हैं, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब हम वैल्यूज को देखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यूज जो है वो बीच में आती हैं और हाफ वैल्यूज इस साइड पे आ रही हैं, हाफ वैल्यूज इस साइड पे आ रही हैं, यानी दोनों साइड पे वो एक तरह जो है वो कम होता जाता है, वो जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो उसको हम नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये जो है मतलब एक ग्राफ के जरिए बेल शेप, नॉर्मल कर्व बेल शेप से शो करते हैं, ठीक है। और ये जो एक साइंटिस्ट था जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, तो उन्होंने एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये चीज डिस्ट्रीब्यूट की थी, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बनाई थी, ठीक है। और पहली दफा इस तरह की चीजें जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन की थी, इसीलिए उनके नाम से हम इसको जानते हैं और इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं, is also known as Gaussian curve. The spread of the curve depend on the standard deviation. अब ये कैसे होगा, ये डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जो पढ़ी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि भाई आपका मीन क्या है। अगर मीन से दोनों साइड पे वैल्यूज एक जैसी है तो आपका बेल शेप बनेगा, लेकिन अगर एक जैसी नहीं है तो बेल शेप नहीं बनेगा, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्लास के ये एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स आए, आपने जो है एग्जाम ले लिया, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 60 से 80 के दरमियान में है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस जगह पे मौजूद होंगी मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90 टू 100 के बीच में मार्क्स लिए, लेकिन वो कम है तो वो इस तरह आ रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 40 के बीच में जो है मार्क्स लिए हैं तो वो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट चूंकि बीच में है तो वो इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ तो पढ़ना आता है ना, मतलब कोई भी चीज अगर सबसे ऊपर है तो मतलब वहां पे ज्यादा है, और अगर कम हो रही है तो वहां पे जो है वो साइड पे चीज कम जा रही है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब वैल्यूज कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मीन, मीडियन और मोड, तीनों चीजें जो है वो एक जैसे होंगी, यानी इसका मोड भी 50 है, इसका मीन भी 50 है और इसका मीडियन जो है वो भी 50 है, ठीक है। तो जब जब ज्यादा लोग बीच में और दोनों साइड पे धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा हो, इस शेप को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इसको घंटी यानी बेल के शेप से या उसी तरह की शेप इसकी बनती है, इसीलिए इसको बेल शेप कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि मतलब इसमें हम नॉर्मली नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या बेल शेप कर्व में हम वैल्यूज को किस तरह दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह दूसरा जो है वो प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, और इसमें द प्रोबेबिलिटी इज सिमेट्रिकल बट नॉट मॉडरेटली, ठीक है। ये भी उसी तरह है, मतलब ये भी कर्व होता है, लेकिन ये
उसी तरह बेल शेप जैसा नहीं होता, जैसे आप देख रहे हो ये बेल नहीं है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, फिर ये जब नीचे आता है तो काफी लंबा होके नीचे आता है, ये यहाँ से काफी लंबा होके ऊपर जा रहा है और फिर नीचे बहुत शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो बेल जैसे शेप इसमें नहीं बनता है, आप इसमें देखिए यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से लंबा है, ये यहाँ से लंबा है, यहाँ से शॉर्ट है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जैसे द प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल बट ओनली मॉडरेटली, यानी ये वाली जो चीज है ना, ये जो नॉर्मेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वल वैल्यूज है, ये चीज बहुत कम होती है, ये ऐसे डेटा में मतलब हर तरह के डेटा में नहीं होता, ठीक है। जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने कहा, तो इसमें ग्राफ बिल्कुल बराबर था ना, सिमेट्रिकल था, लेकिन हर दफा परफेक्ट नहीं होता, कभी ग्राफ एक साइड से ज्यादा लंबा हो जाता है, कभी इसको जो है वो छोटा हो जाता है। इसी छोटे और लंबे होने को स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस का मतलब उर्दू में आप कह सकते हो टेढ़ा हो जाना, झुक जाना, ठीक है, इस तरह का कोई भी आप मतलब ले सकते हो। तो इफ इट rises rapidly reaches a maximum and then falls slowly, जैसे कि ये rises rapidly बहुत तेजी से, ये बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम में ऊपर गया, ठीक है, और फिर स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्क्यूड कर्व, ठीक है। बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर ऐसे स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव स्क्यूड कर्व कहेंगे, ठीक है। इफ इट राइजेस स्लोली रीचेस अ मैक्सिमम एंड फॉल्स रैपिडली, और अगर ये ऊपर की तरफ बहुत स्लोली जा रहा है, ठीक है, देखो ये स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है और मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया और फिर एकदम नीचे आ गया, ठीक है, तो फिर इसको क्या कहेंगे, फिर इसको कहेंगे नेगेटिव स्क्यूड कर्व, ठीक है। फॉर दीज कर्व्स द मीन एंड मीडियन मोड एंड मीडियन आर नॉट डू नॉट कंसाइड, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो, देखो इसमें मतलब मीन मोड और मीडियन एक जगह पे नहीं होते, वो थोड़े से अलग अलग होते हैं। यहाँ से ये बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है जल्दी, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लो आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है और ये स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड कर्व होता है, ठीक है। अच्छा, ये कब होगा, इस तरह के कर्व्स कब बनेंगे, जब वैल्यूज या डेटा जो है आपका एवरेज से दोनों साइड पे इक्वल ना हो, ठीक है, जब वैल्यूज काफी डिफरेंट होती है और उसकी वजह से बेल शेप नहीं बनता है, ठीक है, तो वो इस तरह के शेप बनाएंगे, पॉजिटिव स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल पॉजिटिव की बात करें, जैसे एक वैल्यू हमारे पास है 70, 72, 74, 75, 76 और 95, ठीक है, तो मतलब ये ऊपर जाएगा, 75 पे पहुंचेगा, 76 पे पहुंचेगा और फिर 95 तक नीचे स्लोली स्लोली आएगा, तो ये पॉजिटिव वो होगा, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव को देखें तो जैसे 20, 70, 72, 74, 75, 76, तो 20 से स्टार्ट हुआ, मतलब 20 से 70 तक जाने के लिए इसमें स्लोली जाना पड़ेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो जब स्लोली ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो नेगेटिव, और अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, स्लोली, तो वो पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। इसी तरह मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, ये जैसे कि लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि दो चीजों के दरमियान मतलब ताल्लुक बताया जाता है, मल्टीवेरिएट कंटेक्स्ट है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में जो है ताल्लुक है, ठीक है। These method help find correlation between two or more quantitative variables, यानी ये दो चीजों के बीच में आपको ताल्लुक बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट और वेट का ताल्लुक, ब्लड प्रेशर का, आपके खाने के साथ, आपके एज के साथ ताल्लुक, पेन, डिहाइड्रेशन, इस तरह की चीजें, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, अगर दो चीजों का आपस में ताल्लुक है, अगर एक बढ़ती है तो दूसरी भी साथ साथ बढ़ती है, इस तरह के ताल्लुक को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी अक्सर बढ़ती है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। किसी चीज पे ज्यादा, जैसे एक बंदे को आप उसके सर पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तो उसको दर्द ज्यादा महसूस होगा, एक चीज बढ़ते हैं या बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है फिर मतलब, इस तरह के रिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, अगर एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। या अगर आप जो है कह लो कि पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स कम, खैर वो तो पॉजिटिव, बट
हर वो एक चीज जिसमें एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर एक चीज बढ़ती है और दूसरी भी साथ साथ बढ़ती है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। अच्छा, इसको हम जो है कैसे मेजर करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो मतलब इसका एक नंबर से हम देखते हैं और वो नंबर क्या होता है, वो होता है 1। एक होता है स्कैटर प्लॉट, एक होता है कंटिजेंसी टेबल, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहली चीज है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि तकरीबन 1 ही होता है, वो 1 की वैल्यू होती है। अगर +1 आ रहा है तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब +1 की वैल्यू हम कब देंगे, जब दोनों का रिलेशन पॉजिटिव हो, यानी कि एक अगर बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, तो हम कहते हैं ये +1 कोएफिशिएंट है। और अगर -1 हो तो मतलब एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। और अगर 0 है तो इसके बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जैसे आपका शू साइज का और आपके स्टडी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो ये 0 आएगा। तो अगर कोई ताल्लुक नहीं है, वो 0 होगा। नेगेटिव कोरिलेशन है तो -1 होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है तो +1 होगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस आपको बता रहे हैं। प्लस का मतलब होगा कि दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, या तो वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। और नेगेटिव का मतलब होगा कि एक कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा हो रही है। ठीक है। फिर इसी कोरिलेशन को हम दो फार्मूलों से या दो तरीके से निकालते हैं। दो तरीके होते हैं उसके, एक को हम कहते हैं कार्ल पर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेयरमैन्स रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। इसके ऊपर आपको जाने की इतनी खास जरूरत नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला है, ये भी छोड़ दो, पेपर में नहीं आता है। ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कार्ल पर्सन्स क्या है और पेयरमैन रिंग क्या है। कार्ल पर्सन नोन एज अ पर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट। ठीक है। मतलब ये भी वही, इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट। ठीक है। और इसमें बाय वेरिएट कोरिलेशन मेजर द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब इसमें बाय वेरिएट की हम बात करते हैं। बाय वेरिएट यानी कि दो चीजों के बीच में बात करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ब्लड प्रेशर और नमक की बात करते हो, या फिर इस तरह कोई भी दो चीजें जिनको हम आपस में लिंक करते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये बाई वेरिएट कहलाएगा। इसमें से आप कोई भी चीजें मतलब निकाल सकते हैं। स्पेसिफिकली इसमें हम हाइट, वेट और इस तरह की चीजों की बात करते हैं। ठीक है। रैंक, इस ये जो स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसमें हम बेसिकली रैंक की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। लो, मिडिल, हाई, इस तरह की चीजें जो होती है रैंक वाली चीजें। ठीक है। तो उसमें हम बात करते हैं। तो सिर्फ आपने इसमें याद रखना है, स्पेयरमैन में हम रैंक वाली बात करेंगे। अगर रैंक सही है, एग्रीमेंट है तो +1, नहीं है तो नो, और नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम इसमें देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिजेंसी टेबल। होप सो कि मैं अभी वर्ड सही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा। तो कंटिजेंट कंटिजेंसी टेबल जो है, ये एक ऐसी टेबल होती है जो दो कैटेगरीज के दरमियान रिलेशन दिखाती है। ठीक है। ये वही जो पीछे हमने बात की कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है कंटिजेंसी, या फिर इसको क्रॉस टेबुलेशन भी कहते हैं, इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल और नॉमिनल डेटा। मतलब इसमें हम बेसिक नंबर जो बिल्कुल सही नंबर होते हैं वो नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, कैटेगरीज या नॉमिनल जो होते हैं, वो पीछे पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ना, उस तरह का डेटा लेते हैं। वेयर एक्चुअल स्कोर्स आर नॉट अवेलेबल, मतलब जो बिल्कुल स्कोर एक्चुअल नंबर जो होते हैं वो वहां पे अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी कितने लोग उसमें शामिल हैं कितने नहीं है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम जो है वो डेटा लेते हैं। ठीक है। एक डिस्प्ले डेटा इन रोज इन कॉलम बेस्ड ऑन कैटेगरी कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसमें हम रोज एक टेबल टाइप बनाते हैं रोज इन कॉलम्स में। ठीक है। और ये भी कार्ल पर्सन जो पीछे पीछे हमने बात की, उन्होंने जो है ये मेथड बनाया था। अब फॉर एग्जांपल कंटिजेंसी टेबल जो है, जिस तरह हमने पहले कि दो कैटेगरीज के दरमियान जो है ना, आपको ये रिलेशन कनेक्शन बताता है। फॉर एग्जांपल सोचो आपके पास दो चीजें हैं, यानी दो कैटेगरीज है, मेल फीमेल। ठीक है। ये इस टेबल को ही हम समझते हैं। ठीक है। तो दो कैटेगरीज है और आप देखना चाहते हैं कि इन दोनों के आपस में कोई रिलेशन है या नहीं। दो कैटेगरीज मतलब आप एक एक आपका जेंडर हो गया और एक हो गया स्मोकिंग, कि जेंडर का स्मोकिंग से कितना रिलेशन है। ठीक है। तो एक कैटेगरी में आपके पास मेल या फीमेल आया, दूसरी कैटेगरी में आपके पास आया स्मोक
स्मोक करता है यानी स्मोक या डू नॉट स्मोक, ठीक है। अब देखो एक साइड पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख लिया मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल आपके पास जो स्मोक करते हैं वो है 50, जो नहीं करते वो है 10, तो सॉरी 40, 40 और 10 कितने में टोटल 50, ठीक है। फीमेल जो स्मोक करती है वो है 15 और जो नहीं करती वो है 35, दोनों मिला के हो गई 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है, ठीक है, मतलब दो सारे लोग कितने हो गए 100, जो मेल फीमेल को मिला के जो स्मोक नहीं करते 10 मेल और 35 फीमेल, कितने हो गए 45, और जो स्मोक करते हैं 40 और 15, ठीक है, तो हो गए 55, ठीक है। तो इस कंटिजेंसी टेबल से हमें पता चला कि भाई कितने लोग जो है स्मोक करते हैं मेल में से, कितने फीमेल में से, ठीक है, टोटल लोग कितने हैं, और फिर टोटल कितने हैं जो स्मोक करने वाले हैं और टोटल कितने हैं जो स्मोक नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कंटिजेंसी टेबल जो है वो लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द डेटा फ्रॉम द टेबल इंडिकेट दैट मोर नंबर ऑफ मेल सब्जेक्ट स्मोक देन द फीमेल। जाहिर है टेबल से हमें ये पता चला कि 40 मेल जो है वो स्मोकिंग करते हैं और फीमेल जो है वो 15 है, यानी कि मेल स्मोक ज्यादा करते हैं फीमेल से, ठीक है। तो ये तो हमें टेबल ने खैर बता दिया, लेकिन शायद ऐसा ना हो, शायद टेबल में जो है कोई गलती हुई हो, शायद हमने अपने हिसाब से वैल्यूज डाले हो, शायद इस चीज के ऊपर हम इतना यकीन नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या करना है, हम इसके लिए एक टेस्ट यूज करते हैं जिसको काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो आता है पेपर में, इसका लाजमी सवाल आता है काई स्क्वायर का। The chi-square test may be used to determine the significance of this relationship. यानी दो कैटेगरीज, दो इंडिपेंडेंट कैटेगरीज के बीच में जब आप रिलेशनशिप बताते हैं या दिखाते हैं तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो इस चीज को हम जब स्टेटिस्टिकली देखना चाहते हैं तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। और जो हमने टेबल बनाया है इसको 2x2 कंटिजेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। 2x2 क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो दो आपके पास ऑप्शन है, एक जेंडर और एक आपके पास है स्मोक या डोंट स्मोक, ठीक है। तो इसको जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर वही आपने क्या करना है कि एक साइड पे आपने जो है वो कैटेगरीज जब आप मतलब लगाते हैं मेल फीमेल, दूसरी साइड पे स्मोक एंड नॉट स्मोक, और इस तरीके से आप उसका जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिजेंसी टेबल कहते हैं। ये जो टेस्ट हम करेंगे इसको काई स्क्वायर टेस्ट कहेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट का आपने याद रखना है कि ये दो कैटेगरीज में जब हम टेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट मालूम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बड़ी याद रखने वाली चीज है। काई स्क्वायर का डेफिनेटली सवाल आता है पेपर में एक ना एक, तो इसका जो है वो जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर उस पर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।